एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 20 जनवरी 2023 का एडिटोरियल डिस्कशन हम शुरू करते हैं। और आज हमारे पास 5 आर्टिकल हैं द हिंदू के ही, और सारे काफी सिग्निफिकेंट हैं। सबका अलग अलग जीएस का कवरेज है, जिसमें जीएस 1 से लेकर के 2-3 का पूरा कवरेज इसमें हम आज देखेंगे। ठीक है, सो समझते हैं कि एक्चुअली हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। द पहला है फ्लिप द पेज टू द चैप्टर ऑन मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। जैसा कि हम जानते हैं, कल एक रिपोर्ट आई है असर की, ASER की 2022 की रिपोर्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे। और जजिंग अ डेकेड ऑफ द पॉस्को एक्ट, पॉस्को के 10 साल हो गए, उसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उठाए जा रहे हैं इस आर्टिकल में, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्टेड पार्टी PIB के बारे में कुछ न्यूज है, जिसमें PIB को ऑथराइज किया गया है फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने में, उसके बारे में है ये। और फिर हमारे पास चौथा आर्टिकल है, जिसमें डायबिटीज के को कंट्रोल करने के लिए एक अवेयरनेस भी है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हमारे हेल्थ वाले सेक्शन को कवर करते हैं, उसको देखेंगे। फिर द इनविटेबल जियोपॉलिटिकल का लेंस इन श्रीलंका का मतलब, इसमें पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि श्रीलंका के बारे में जो अभी डेट क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है इंडिया और चाइना को लेके, उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में जिसको पहली बार ध्यान दीजिए कि ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से बैक होता है रिपोर्ट असर टू, जिसको अभी अभी हम देख रहे हैं न्यूज में, ASER 2022 की जो रिपोर्ट आई है। इसका जो पहले फाउंडेशन था उसे प्रथम फाउंडेशन कहते थे, बाद में इसको असर इसका नाम हो गया, और इसी के नाम से रिपोर्ट भी पब्लिश होती है ना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उठाए जा रहे हैं रुक्मिणी बैनर्जी के द्वारा। तो ये समझने वाली बात है कि 4 साल के गैप के बाद ये रिपोर्ट आई है, और कोविड-19 के बाद जो चीजें हैं उसको ज्यादा अच्छी तरीके से एसेस किया गया है, बिकॉज कोविड के बाद काफी एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में काफी इम्पैक्ट आया, उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। सो असर का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर 2022। ठीक है, was recently released in New Delhi. This nationwide household survey that covers all rural districts in the country generates estimates for schooling and basic learning for every state in India. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल का कवरेज है इसमें उन बच्चों का जो रूरल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सो प्राइमरी और सेकेंडरी पर ज्यादा कवरेज है, ध्यान दीजिएगा। जो उसके ऊपर का सेक्शन उसमें तक कवरेज नहीं है। सो एस्टिमेट फॉर स्कूलिंग एंड बेसिक लर्निंग की जो एज यहाँ पे ली गई है 14 ईयर्स तक की है, उसका कवरेज है यहाँ पर। सो डेटा फॉर 2018 एंड 22 कैन बी कंपेयर्ड, क्योंकि लास्ट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके हिसाब से अगर कंपेयर कर रही है। So longer run trends over the last decade to see how COVID-19 has impacted this टाइम फ्रेम, उसके बारे में है। ठीक है, तो ये कह रही है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो उसकी हाई प्रायोरिटी क्या है कि एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल, मतलब फाउंडेशन लिटरेसी को ठीक किया जाए और न्यूमरेसी कैलकुलेशन वाले पार्ट को, जो मैथ्स वाला पार्ट है, उसको ठीक किया जाए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन अर्ली ग्रेड्स में प्राइमरी की बात हो रही है, प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी या सेकेंडरी तक की बात हो रही है। ठीक है ना, निपुण भारत जो जो एक इस एजुकेशन पॉलिसी में ही एक इनिशिएटिव है, वेयर निपुण इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इनका इसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव एजुकेशन वाले पार्ट में। So the government is flagship program designed to translate policy into practice is beginning to have traction in many states. तो कह रही है कि जो इनका इनिशिएटिव है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है, वो कुछ स्टेट्स में काम करता या ट्रैक्शन लेता दिखाई पड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है। कैसे? क्योंकि अगर डेटा देखें तो उसमें से जो सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट है वो बढ़ा है इसकी वजह से। तो क्या कह रही हैं, गिवन दैट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन फोकस करेंटली इज ऑन अर्ली ईयर्स इन प्राइमरी स्कूल, और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन है, जो फोकस का इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्राइमरी स्कूल में है। इट मे बी यूजफुल टू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ ओल्डर चिल्ड्रन अपर प्राइमरी ग्रेड्स आर फेयरिंग। ठीक है, ऑब्वियसली अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो आगे की जो ऊपर की लेयर्स हैं वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगी। सो बेसिक लर्निंग, जो बेसिक एजुकेशन की जो बात हमारे देश में होती है, अगर उसको ठीक तरीके से अपनी जगह इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो बाकी चीजें अपने आप टेक प्लेस हो जाएंगी। सो यहाँ पे कुछ नंबर्स समझने की बात है। 2018 में वो कह रही है कि द ऑल इंडिया रूरल एनरोलमेंट फिगर क्या 6 से 14 साल तक के बच्चों का था 97.2%, जो इस रिपोर्ट में अब बढ़ के 98.4% आया है। ठीक है, यही एक सबसे बड़ा
कैच है इस रिपोर्ट का। अगर आप देखें बाकी नंबर्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें अगर, तो इतना ज्यादा जो एनरोलमेंट बढ़ा है कोविड-19 के होते हुए भी, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए वो कह रही हैं कि ट्रैक जो ये इनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और जो निपुण प्रोग्राम, निपुण भारत का जो प्रोग्राम है, वो कुछ स्टेट्स में काम करता दिख रहा है, जोर पकड़ रहा है। The rise has been accompanied by a significant shift away from the private school to government school, और ये प्राइवेट स्कूल की जगह गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ज्यादा एनरोल हो रहे हैं। इससे कुछ कारण भी दे रही हैं कि किसी की ये कारण क्यों है कि फैमिली इनकम कम हो गई है, उसके साथ कुछ प्राइवेट स्कूल बंद हो गए इस एरा के दौरान, एंड द एफर्ट ऑफ मेनी स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज इवन व्हेन स्कूल्स आर क्लोज सच एज मिड डे मील। और सरकारी स्कूलों में ऐसा है कि जहाँ पे जब स्कूल बंद भी थे तो भी उनको मिड डे मील दिया जाता था और टीचर लर्निंग मटेरियल भी दिए जाते थे, वर्कशीट, टेक्स्ट बुक वगैरह, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा है कुछ स्टेट्स में, जिसकी वजह से नंबर ये ऊपर गया है। इसके कुछ प्लस है, कुछ माइनस भी हैं। प्लस क्या है इस चीज का कि राइजिंग एनरोलमेंट मींस दैट मोर स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फॉर लॉन्गर सस्टेन पीरियड फॉर टाइम ऑफ स्कूलिंग। मतलब जितने बच्चे आपके स्कूल में एनरोल होंगे तो ज्यादा उनका एनरोलमेंट बढ़ाना ही तो एक बड़ा इशू है। अगर आप देखें एजुकेशन में तो हमारे देश में एनरोलमेंट नंबर्स को बढ़ाना एक सबसे बड़ा टारगेट है। एनरोलमेंट बढ़ेगा तो आगे की चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो वो कह रही है कि सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्कूलिंग के लिए भी अच्छी बात है। कंप्लीशन ऑफ एंटायर साइकिल ऑफ 8 साल की जो पढ़ाई का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी पूरा हो सकता है, जिससे 25 मिलियन स्टूडेंट्स को इज ऑन नो मीन अचीवमेंट इन कंट्री ऑफ इंडिया साइज एंड डाइवर्सिटी। मतलब जो हमारा टारगेट है 8 साल की पढ़ाई जिसमें 25 मिलियन बच्चे आते हैं और जो जो इंटायर साइकिल है वो पूरा होगा, एनरोलमेंट बढ़ेगा तो आगे वो सस्टेन खुद ही कर जाएंगे। पर इसका माइनस पॉइंट क्या कह रही है, with more and more students going through the middle school pipeline and attending secondary school, there is increased competition for post secondary opportunities। जो कह रही है प्राइमरी में तो ठीक है, पर जैसे ज्यादा बच्चे आगे जाएंगे तो पोस्ट सेकेंडरी में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन के बाद वो आगे क्लासेस में जाएंगे जहां उनको जॉब मिलना मुश्किल होती है। तो आगे की कहानी माइनस में है, फिलहाल पहले की कहानी प्लस में है। वो कह रही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंटिन्यू टू परफॉर्म अ गेट कीपिंग फंक्शन। जो बोर्ड एग्जाम है वो एक गेट कीपिंग का काम करते हैं कि बोर्ड क्लियर करने के बाद ही दिशा क्लियर होती है बच्चों के लिए। एक्यूट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, grade inflation in school leaving examination, difficulties of gaining admission into college and lack of appropriate jobs for many school leavers are all consequences of the high enrollment and completion rates। तो वो कह रही है कि जब ये एक स्टेज क्लियर होती है तो सेकेंड स्टेज के लिए कुछ माइनस पॉइंट भी हैं जिसपे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो ये सारा जो मैकेनिज्म जो प्राइमरी लेवल पे हम लोग कर रहे हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। उसके बाद सिंस इस इंसेप्शन, वो स्टार्टिंग से बात कर रही है अपने असर जो ये इनका रिपोर्ट है उसके बारे में बात हो रही है। असर हैज मेजर्ड फाउंडेशनल स्किल्स इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका जो क्या है लिखना पढ़ना, कि जो बेसिक चीजें बच्चे लिख सकें और साथ ही साथ पढ़ सकें, जो बेसिक शिक्षा का मुख्य आधार है लिखना पढ़ना। तो रीडिंग, अगर रीडिंग वो बच्चा कर रहा है तो मतलब अक्षर का ज्ञान है, पढ़ सकता है, और साथ ही साथ अगर बेसिक उसका कैलकुलेशन ठीक है तो घटाना जोड़ना अर्थमेटिक आगे ठीक कर सकता है। इसमें इंग्लिश, हिंदी और बाकी चीजों की बात नहीं हो रही। जो बेसिक शिक्षा है उसका मतलब है कि अच्छे से अक्षर का ज्ञान और पढ़ना एंड अर्थमेटिक और कैलकुलेशन करना। द हाईएस्ट रीडिंग टास्क ऑन असर टूल इज रीडिंग अ टेक्स्ट एट ग्रेड 2 लेवल ऑफ द, और असर का जो टास्क है वो ये पता करना था कि रीडिंग अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को पढ़ना किस लेवल पे, ग्रेड 2 का बच्चा उसको किस तरीके से पढ़ना, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। इन मैथमेटिक्स द हाईएस्ट लेवल इज अ न्यूमेरिकल 3 डिजिट बाय 1 डिजिट डिविजन प्रॉब्लम यूजुअली एक्सपेक्टेड ऑफ चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 4 और सो। तो ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में बता रही इस चीज को कि मैथमेटिक्स का क्या लेवल होना चाहिए, जहाँ पे 3 नंबर्स वाले कैलकुलेशन को, नंबर्स वाले घटाना जोड़ना डिवीजन, इन सब के बारे में बच्चों को नॉलेज हो। यूजुअली एक्सपेक्टेड ऑफ चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 4 और सो, क्लास 4 उसके आगे के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है, 3 नंबर के की संख्याओं को घटाना और जोड़ना या फिर डिवाइड करना। The assessment is done one on one which each samples children in the household। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये स्कूल के जो बच्चे तो स्कूल में ही हैं, लेकिन ये हाउस होल्ड डेटा है। हाउस होल्ड मतलब सबके साथ बच्चों के साथ 1 on 1 सैंपल कहाँ लिया गया, घर घर जाकर के। The child is marked as the highest level that he she can comfortably reach। The same tasks are used for all children age 5 to 16 years। और कवरेज क्या है, 5 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों का कवरेज इसमें किया गया है। Now, ASA data shows that
Even in 2018, basic skills of children in upper primary grades left a lot to be desired. तो ठीक है, 2018 के डेटा के हिसाब से बहुत कुछ छूट गया था जो लेना करना बाकी था, बट 2019 के जो कोविड-19 के बाद का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग हो गया, वो ये कहना चाह रही है। और असर एविडेंस सजेस्ट दैट बेसिक लर्निंग लेवल्स ऑफ मिडिल स्कूल चिल्ड्रन हैव रिमेन्ड लो एंड स्टेगनेंट फॉर ओवर अ डिकेड। 10 साल में जो उनका जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो स्टेगनेंट हो गई है और आगे बढ़ रही है, सॉरी स्टैग्नेंट हो गई है, रुक गई है, थम सी गई है। नाउ और अब ये देख लेते हैं कि एक्चुअली जब ये क्या हम लोग बात करते हैं ना कि एजुकेशन का क्या कि प्राइमरी सेकेंडरी और हाई एजुकेशन क्या है, तो प्राइमरी में वो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 1 से 5 साल हो, 6 से सॉरी माय मिस्टेक, क्लास 1 to 5 आते हैं, एज होता है 6 से 11। सेकेंडरी होता है क्लास 6 से 10, एज होता है 11 से 5 से 11। और हायर सेकेंडरी में आते हैं 16 से 17 तक साल तक के बच्चे जो 11th और 12 के होते हैं, और एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली जो कवरेज है वो ये है, जहां पे आपके 5 से 11 प्राइमरी सेकेंडरी कवरेज होता है। उन्होंने कहा तो 14 ईयर्स है, तो यूजुअली जो ऑन एन एवरेज जो 11 से 14 साल तक के बच्चे कवर होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, और हायर सेकेंडरी आगे की क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे एक और चार्ट है जिसमें जो ये मुझे गूगल से ही मिला है, इसे समझने के पर्पज से आपसे शेयर कर रही हूँ कि प्री स्कूल में होते हैं नर्सरी के वो बच्चे जो 3 से 4 साल तक के होते हैं, फिर किंडरगार्टन में 4 से 5 साल तक के बच्चे जो ऑप्शनल स्टडीज हैं, लेकिन प्राइमरी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है प्राइमरी एजुकेशन पे है, जिसमें एक से क्लास जो ग्रेड है 1 to 5 और एज है 6 से 10 साल, जो कंपलसरी एजुकेशन में दोनों चीजें आती हैं। उसके बाद लोअर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आते हैं जिसमें 6 to 9 ईयर्स 6 to 9 ग्रेड्स आते हैं और एज आती है 11 से 14। ये है असर का असर की जो रिपोर्ट है वो इन पे बेस है, जहां पर एक अच्छा 1 से लेकर के 9 तक के बच्चे आएंगे और उनकी उम्र होगी 6 साल से लेकर के 14 साल तक की। तो ये समझने के रेफरेंस से मैंने आपको शेयर किया। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में सोचने के लिए ये कह रही हैं जो इस रिपोर्ट से आउटपुट निकल के आता है, और यकीन मानिए कि रिपोर्ट यूपीएससी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो इसका बेसिक मैंने आपसे शेयर कर चुकी हूँ पहले ही, कल की रिपोर्ट, कल या परसों की डेली न्यूज एनालिसिस आप चेक कर सकते हैं और मेंस की एनालिसिस इसी से उठा सकते हैं। तो इन द लास्ट 10 years मच हैज चेंज सच एज न्यू टेक्नोलॉजीज। वो ये कह रही है कि लास्ट के 10 सालों में बहुत परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत परिवर्तन आया है। बट जो हमारे बच्चे क्लास 8 तक के जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके बेसिक इक्विपमेंट में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि अगर खास फर्क होता तो उनकी पढ़ाई के आउटपुट पे भी फर्क आएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर आप देखें कोविड-19 के समय सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई गई, पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ बताइए? उसका इम्पैक्ट वो नहीं आया जो आना चाहिए था, राइट? बिकॉज इस साल के बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इक्विप नहीं है। वो क्या कह रही, मैनी चिल्ड्रन आर रीचिंग स्टैंडर्ड 8 विदाउट बीइंग सफिशिएंटली इक्विप्ड। उनके पास सारे साधन नहीं है विद फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, लेट अलोन हायर लेवल कैपेबिलिटीज। मतलब बड़े बच्चों को छोड़ दीजिए, छोटे बच्चों का जो स्तर है वो फुल्ली इक्विप्ड नहीं है। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम है, जो 8 साल तक के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, टीचर्स भी अच्छे शायद नहीं है, सिस्टम भी सही नहीं है। इसकी वजह से रिपोर्ट जो हमारा रीडिंग और न्यूमरेसी स्किल्स है वो खराब आ रहे हैं। ठीक है, और कोविड-19 का तो इम्पैक्ट है ही। नाउ अनलेस चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल दे कैन नॉट एक्वायर हायर लेवल स्किल्स और डेवलप एडवांस कंटेंट नॉलेज। वो कह रही है कि जब तक बच्चों को बेसिक जो फाउंडेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे, दे कैन नॉट एक्वायर हायर लेवल स्किल्स और डेवलप एडवांस कंटेंट नॉलेज। जब बेसिक ही ठीक नहीं है, फाउंडेशन ठीक नहीं है, तो आगे की पिक्चर तो खराब होनी ही है। नाउ असर डेटा शोज दैट ओवर एम्बिशियस करिकुलम, जो हमारा करिकुलम है वो बहुत ज्यादा वास्ट ओवर एम्बिशियस बनाया गया है, जिसकी वजह से जो चीजें बच्चों को जो मिलनी चाहिए थी वो तो पूरी हुई नहीं, और जो मेजोरिटी है वो क्या हो गई, पीछे रह गई। ठीक है, तो ओवर एम्बिशियस टारगेट्स बनाने से या चीजें मुहैया कराने की ताड़ में जो चीजें उनको मिलनी चाहिए थी, जो एजुकेशन मिलनी थी, वो उनको नहीं मिल पाई। दैट इज द बिग चैलेंज। हाउएवर द रियलिटी इज दैट अ कॉलेज डिग्री इज नीदर रेलेवेंट नॉर पॉसिबल। और जो कॉलेज डिग्री है वो ना ही रिलेवेंट रह गई है और नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट स्टूडेंट हु फिनिश सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो स्कूल के बाद जो कॉलेज की पढ़ाई है, हर बच्चे जो उसके लिए कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हर किसी को जॉब नहीं मिलती, उसी तरह हर किसी को पढ़ाई भी उस लेवल की नहीं मिलती, और वो रिलेवेंट भी नहीं रह गई है, क्योंकि वो आगे बोर्ड की पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए पैसा भी चाहिए और साथ ही साथ
वहां तक पहुंचने का रास्ता भी चाहिए। Now it is also not clear that a college degree will lead to a priced white collar job का मतलब होता है एक अच्छी जॉब, एक अच्छे ऑफिस में बैठ करके जो लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, और जो ब्लू कॉलर्स होते हैं जैसे लेबर्स होते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, उनको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिग्री मिलने के बाद भी आपको व्हाइट कॉलर जॉब अच्छी तरीके से मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके लिए स्टेप लेना जरूरी है। इसके लास्ट में जो पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। With policy and implementation focused on the early years in primary school, it is time to rethink a strategy for India's school children who have gone past the foundational stage. जिनकी फाउंडेशन स्टेज क्रॉस हो चुकी है, उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल में है उनके लिए कोई बड़ा स्टेप उठाना जरूरी है, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है अगर इन नंबर्स को चेंज करना है तो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। दूसरा है हमारा पॉस्को के बारे में, जो लिखा है मिस्टर आर के विजिस ने, जो पहले फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़ में, जो पॉस्को की कुछ अच्छाइयां बुराइयां दोनों बता रहे हैं। पॉस्को के 10 साल हो चुके हैं, उसके लिहाज से कुछ चीजें वो हाईलाइट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पॉस्को का एम था, जब जो हमने यूएन कन्वेंशन जो है राइट ऑफ चाइल्ड 1992 की रेटिफिकेशन में जो हमने इस एक्ट को बनाया था, उसके 10 साल हो चुके हैं। इसका एम क्या था? of this special laws to address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children, so कम करना इसका टारगेट है, which were either not specifically defined or inadequately penalized, जिसको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था और एडिक्वेटली पेनलाइज भी नहीं की, मतलब उसकी ना उसको दंड ठीक तरीके से दिया जाता था और ना ही ये क्लियर था कि कौन गिल्टी है कौन नहीं गिल्टी है। तो बहुत सारी चीजें मेस में थी, जिसके बाद इस एक्ट को बनाया गया 2012 में, और उसके बाद इसके 10 साल हो चुके हैं। उसी के साथ द डिबेट ऑन पुअर कन्विक्शन रेट अंडर पॉस्को एंड द लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट ऑफ फ्रॉम 18 टू 16 जो भी अप्रूव नहीं हुई है, ये भी अभी हमारे बहस का मुद्दा है। इट इज वर्थ इवेल्युएटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ चीजें चेंज होने की जरूरत थी या है, जिस पर डिबेट चल रही, जैसे कि जो कन्विक्शन रेट है पॉस्को में उसको चेंज करना, एंड द लोअरिंग द एज 18 से 16 साल कर देना इसकी एज को, जिसमें जुवेनाइल भी आ जाते हैं, उस पर बहस चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसको लेकर भी हुआ नहीं है ये। तो वो कह रहे हैं कुछ चीजें में परिवर्तन करने की जरूरत है, जैसे कि वो कह रहे हैं इसका सिग्निफिकेंट फीचर क्या है कि ये जेंडर न्यूट्रल नेचर है इसका, मतलब किसी जेंडर स्पेसिफिक का डेटा नहीं देता है, वो लड़की लड़के पे फर्क किए बगैर एक कॉमन डेटा पब्लिश करता है। Even though the National Crime Record Bureau has not published data on male and female victims separately in छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं है। जबकि मेल चाइल्ड विक्टिम्स अकाउंटेड फॉर about 8 in every 1000 पॉस्को केसेस, 0.8%। वो कह रहे हैं कि 0.8% ही नंबर है मेल चाइल्ड विक्टिम का एज पर द डेटा अवेलेबल। तो इसमें ही गड़बड़ी है, डेटा क्लियर होना चाहिए, मेल का अलग फीमेल का अलग। तो ये इसका फीचर है जो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। Though the reported number is not big, it is still endorsed society apprehension that sexual exploitation of male children is also a serious issue that has been largely unreported। फिर उसके साथ ही साथ जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है जो मेल चिल्ड्रंस का, वो भी बड़ा मुद्दा है जो बहुत समय से लार्जली अनरिपोर्टेड। दूसरा क्या है? देयर इज अ सफिशिएंट जनरल अवेयरनेस नाउ टू रिपोर्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑन चिल्ड्रन नॉट ओनली बाय इंडिविजुअल्स बट आल्सो बाय इंस्टीट्यूशंस एज नॉन रिपोर्टिंग हैव बीन मेड अ स्पेसिफिक ऑफेंसेस अंडर पॉस्को। वो कह रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट अवेयरनेस है कि नाउ टू रिपोर्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन नॉट ओनली बाय इंडिविजुअल्स, सिर्फ इंडिविजुअल ही रिपोर्ट नहीं करते एक्सप्लॉइटेशन के केस, बल्कि संस्था भी करती हैं, इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं पॉस्को के अंदर। दिस हैज मेड इट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू हाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसकी वजह से ये जो है मुश्किल, इसकी वजह से मुश्किल क्या है कि जो नंबर छुपाए जाते थे, ऑफेंसेस छुपाए जाते थे बच्चों के बीच में, वो भी कम हो गए हैं। ठीक है, तो इसके फीचर बता रहे हैं यहाँ पर कि पहला फीचर क्या है कि मेल फीमेल में बायस रिपोर्ट नहीं देता, कॉमन रिपोर्ट देता है, और दूसरा कि जो पॉस्को के आने के बाद हर इंडिविजुअल के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये दो इसके मुख्य फीचर्स हैं। नाउ द स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल हैज बीन मेड अ न्यू ऑफेंस, और एक नया ऑफेंस जोड़ा गया है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मटेरियल है उसको भी नया ऑफेंस जोड़ा गया है। फर्दर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैज बीन डिफाइंड इन एक्सप्लिसिट मैनर, और सेक्सुअल असॉल्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है विद इंक्रीज मिनिमम पनिशमेंट, जो मिनिमम पनिशमेंट है उसको भी बढ़ाया गया है।
ठीक है। नाउ अब कह रहे हैं कि नो चेंज इन इन्वेस्टिगेशन, मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। वो कह रहे हैं कि अभी भी जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो अधिकतर सीआरपीसी पर डिपेंड करता है, जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको बदलने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ द पॉस्को एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बाय अ वुमेन सब इंस्पेक्टर एट द चाइल्ड रेसिडेंट और प्लेस ऑफ चॉइस। मतलब इसमें जो अफेक्टेड बच्चा है उसका जो बयान लेने के लिए उसके घर पे या उसकी प्लेस ऑफ चॉइस पे बयान लेने का इसमें मेंशन है, प्रोवाइड करता है ये पॉस्को एक्ट। बट इट इज पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन अंडर द नंबर ऑफ अ वुमेन इन द पुलिस फोर्स। लेकिन और जो ये सब इंस्पेक्टर होंगी, ये महिला सब इंस्पेक्टर जाती है बच्चे के अफेक्टेड बच्चे के पास उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, पर जो ये सब इंस्पेक्टर हैं उनके नंबर्स बहुत कम हैं, उनका रिक्रूटमेंट नहीं है जो इस केस को कंप्लाई कर सके। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट women, which has to be made up to 15 police officers with at least one third comprising women officers and headed by additional superintendent of police in these district। वो नंबर्स की बात कर रहे हैं कि जो नंबर्स चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने के लिए बयान से लेकर के उसको आगे बढ़ाने तक, वो अभी भी कम है, नंबर्स जो है पूरे नहीं है। कैसे एक, क्योंकि जब महिला सब इंस्पेक्टर है ही नहीं तो वो जाके बयान कैसे लेगी। तो ये जो ये सिस्टम है ये सीआरपीसी के हिसाब से है, पर सरकार ने इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। 2015 में द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंट्रोड्यूस अ स्कीम टू क्रिएट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन यूनिट, और ये जो नई चीज इंट्रोड्यूस की गई 2015 में, जहां पे इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन IUCAW, which was made to be made up of 15 police officers with at least one third comprising women, जिसमें एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए थी 15 पुलिस में से, एंड हेडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जैसे कि कह रहे हैं, ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। इट्स एम वाज टू इंश्योर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑन 50-50 एक्सपेंडिचर शेयरिंग बेसिस, जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए महिलाओं को उसमें डाला गया था। वो भी अभी तक पूरा नहीं, जो रेशियो है 50-50 का। ठीक है। एक्सपेंडिचर शेयरिंग बेसिस द रिस्पॉन्स बाय स्टेट्स द स्कीम हैज बीन हाफ हार्टेड। Similarly, despite funds being provided by the center to strengthen Mahila desk, many police stations still do not have even a single women staff। अभी इसके फंड्स तो आ भी गए सेंटर से, पर फिर भी उसको अप्लाई नहीं किया गया, और जो विमेन डेस्क है उसमें महिलाएं अभी भी नहीं है। साथ ही साथ इस एक्ट में प्रोविजन है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का, जिसको अभी तक अप्लाई नहीं किया गया है, और रिकॉर्डिंग का जो स्टेटमेंट लेने का जो रिकॉर्डिंग है का प्रोविजन है वो अभी तक पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है, इज येट टू इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस रिकॉर्डेड यूजिंग एनी ऑडियो वीडियो मीन्स विल ऑलवेज रिमेन अ चैलेंज। ऑब्वियसली जब तकनीक आगे जा रही है तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी आगे जाना चाहिए ना। सीआरपीसी तो पुराना एक्ट है और पॉस्को 10 साल पहले बनाए, तो जब पॉस्को आपने बनाया और जबकि ये बच्चों के लिए ही है, तो उनके हिसाब से आपको आगे की तकनीक पे आधारित इन्वेस्टिगेशन करने का मैकेनिज्म बनाना चाहिए, और साथ ही साथ वो एग्जीक्यूट हो ये भी बनाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। अगर मैकेनिज्म होगा और अप्लाई कुछ नहीं होगा तो भी उसका कोई फायदा नहीं। नाउ सेकंड, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो भी सीआरपीसी के हिसाब से है। हाउएवर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड गर्ल इज कंडक्टेड बाय अ फीमेल डॉक्टर एज स्पेसिफाइड इन पॉस्को। ठीक है। इवन सो वो कह रहे हैं कि जो तरीका है वो सीआरपीसी का है, जो उसमें काफी चेंज करने की जरूरत है, ये हाईलाइट कर रहे हैं। नाउ अब कह रहे हैं कि इशू जो यहाँ पे इशू ऑफ डेट डिटर्मिनेशन, जो इशू का जो मुद्दा है ना कि एज डिटर्मिनेशन कैसे होगी। अभी हाल में आपने सुना होगा कि एक केस पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, काठुआ केस, जिसमें एक रेप विक्टिम था जो अपनी एज को हाइड करना चाह रहा था, जुवेनाइल बनना चाह रहा था, और जुवेनाइल नहीं था वो। और वो कैसे क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके दांत का सैंपल लो और चेक करो कि इसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे क्लियर होगा और किस एज में कहाँ पे था, राइट। और वो केस सॉल्व हुआ। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो अभी भी एज कैलकुलेशन का सिस्टम है वो पुराना है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों की एज क्लियर नहीं हो पाती है उनके बर्थ रिकॉर्ड के हिसाब से, राइट। और और जिनकी क्लियर है भी, उनके पेरेंट्स वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं कि वो उस एज में एक जुवेनाइल था या नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के सिस्टम के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो यहाँ पे जो ये इशू उठाया जा रहा है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जुवेनाइल विक्टिम्स में ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं वो जुवेनाइल है, जो एक्यूज है वो जुवेनाइल क्लेम करना चाहता है, लेकिन जो नंबर है स्कूल की मार्कशीट है उसमें वो जुवेनाइल है ही नहीं। तो अगर
ये इशू डिटर्मिनेशन का एक मेडिकल सिस्टम बनाया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने करा कि उसके दांत का सैंपल लिया, जो उसके जो दाढ़ होती है अक्कल दाढ़ का सैंपल लेकर के आगे बढ़ गए और केस सॉल्व हुआ। अगर ऐसे मैकेनिज्म को लाया जाए तो केस जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली पॉस्को एक्ट में। उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की भी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसमें जल्दी केसेस को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि आप 2 महीने के अंदर केस को सॉल्व करिए। क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, केस सॉल्व होना चाहिए और 60 दिन के 90 दिन के अंदर आपकी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो एक्यूज को बेल ग्रांट कर दी जाती है। ये इसका मैकेनिज्म है। अब बताइए जल्दी जल्दी के चक्कर में मतलब कैसे क्वालिटी आएगी केस सॉल्विंग में, ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर उसको बेल मिल ही जाएगी तो 90 दिन में के अंदर केस सॉल्व नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्ट क्रिटिकल से केस होते भी हैं, तो उस केस में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसी सही इंसान को फायदा हो या नुकसान हो या गलत सजा मिल जाए। तो ये कुछ चीजें वो हाईलाइट कर रहे हैं इस केस को फिक्स करने के लिए। और लास्ट में जो इसका स्टेटमेंट है कि ये जो व्यूज है उनके पर्सनल व्यूज है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी ऐसे कोई आर्टिकल आए तो अपनी एनालिटिकल स्किल्स को यूज करके उसको यूज करिए अपनी तैयारी में, उसके विरोध में या पक्ष में रहने की जरूरत नहीं है। देयर नीड टू बी अ रिव्यू। वो कह रहे हैं कि रिव्यू की जरूरत है of the way the act has been implemented, as there are imperfections despite its impact। इसके impact के बजाय बहुत सारे imperfections अभी भी हैं। ऑलराइट, उसके बाद कल की एक न्यूज है, बड़ी न्यूज है कि पीआईबी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये राइट्स दे दिए हैं कि आप फेक न्यूज को चेक करिए उसको और उसको नीचे ले जाइए, उसको हटाइए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये आर्टिकल कह रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है प्रेस के ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाने का। और अगर ऐसा हो गया, अभी तो ये प्रपोजल है, पर अगर ये ऐसा हो गया तो गवर्नमेंट कैन प्ले द सुपर सेंसर एट विल। वो गवर्नमेंट ही सुपर सेंसर बन जाएगी और सबको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, जैसा कि पहले वो एक ड्राफ्ट बिल में कर भी चुके हैं, जिसे कहते हैं प्राइवेसी बिल एक्ट, डेटा प्राइवेसी बिल एक्ट था, उसमें भी ये करने की कोशिश सरकार ने की थी। ये आर्टिकल कह रहा है। नाउ उन्होंने आईटी रूल्स को दोबारा से रीवर्क करके ये बात को प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं प्रेस को और पीआईबी ये कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि पीआईबी का मेन काम है न्यूज को ला करके मीडिया को सबमिट करना और उसको डिसेमिनेट करना, मतलब सबके सामने लेकर के आना। और ये विभाग ये काम कैसे कर सकता है, और अगर कर भी सकता है तो फिर वो भी तो सरकारी संस्था है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, फोकस होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वो सभी फ्री प्रेस पे जाएगा, जिसकी वजह से सही नहीं रहेगा। और कल जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है उसने भी इस बात को अपोज किया था, हैज राइटली क्रिटिसाइज the proposal by pointing out that determination of fake news cannot be in the sole hands of the government and will result in the censorship of the press। तो ये हमारी GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर इसको कवर करें तो इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज में और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में GS1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर सिर्फ पीआईबी या किसी सरकारी संस्था को ही ये राइट मिल जाते हैं कि वो ये बता सके कि फेक न्यूज है या नहीं है, तो ऐसे ऐसे हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो सेक्शन 19 है, क्या उसका हनन होता है? ये मेन से क्वेश्चन बन सकता है। उसके साथ प्री के लिए मैंने आपको कल बताया था कि एडिटर्स गिल्ड क्या है, ये कौन सी संस्था है, इससे प्री पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो हेल्थ वाले पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे कंट्रोलिंग डायबिटीज के बारे में बता रहे हैं और कुछ अवेयरनेस और हेल्थ को एक्सप्लेन करा जा रहा है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या वो ले लेते हैं कि डेटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से इंडिकेट दैट मोर देन द वेल्थ ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की वेल्थ मतलब पैसा, more than the wealth of the person, awareness levels play a relatively superior role in diabetes incidence। मतलब आपका पैसे से ज्यादा आपकी अवेयरनेस चाहिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिकेट कर रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं है, इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ दिया है कि NFHS 5 के हिसाब से 10.6 महिलाएं इन द पुअरेस्ट 20% हाउस होल्ड वर ईदर ऑन द मेडिकेशन टू कंट्रोल डायबिटीज और हैव अ रैंडम ब्लड शुगर 140 के ऊपर। वो कह रहे हैं कि 10.6% महिलाएं जो जिसमें से जो जो गरीब पुअरेस्ट बहुत गरीब घर के हैं, उसे 20% घरों का डेटा लिया गया, उसमें से 10% 6 महिलाएं या तो दवा ले रही हैं या फिर रैंडम ब्लड शुगर उनका 140 के ऊपर देखा गया है। The corresponding figure of the richest 20% of the household is 17%। और जो रईस हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनका जो 20% डेटा लिया गया हाउस होल्ड का, उसमें 17% है। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो इस डेटा के हिसाब से समझना चाह रहे हैं कि डायबिटीज क्या रईसों की बीमारी है या गरीबों की बीमारी है, राइट? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो मतलब आप रईस हो, पैसे वाले हो, ये रईसों की बीमारी है। इसी के एक इंटरव्यू है
इंटरव्यू में कुछ लाइनें हम समझ रहे हैं जो ये डिस्कशन हो रहा है मिस्टर के श्रीनाथ रेड्डी में, और ये इजी एक फुल शॉर्ट फॉर्म लिया गया है. Now, it's not just a rich people's disease or a popular imagination suggests very often. वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो कहा जाता है कि रिचेस ये रईसों की बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि अब आजकल जो हमारा खान पान है वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है जिसकी वजह से कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल बचा नहीं है. स्टार्ट फर्स्ट इन द हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, शुरू हुआ था ऊपर से और आकर के धीमे धीमे सभी लेवल के लोगों में ये स्प्रेड हो चुका है. ठीक है, ऐसा मानते हैं कि as we know that global experience that in general diabetes, cardiovascular disease and some other chronic diseases start first in higher socio-economic group. मतलब शुरू हुई थी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, मतलब रईस लोगों से, पैसे वालों से, और धीमे धीमे सारे लेवल लेयर्स में फैल गया है. In fact, the poorer sections become the more dominant victims over a period of time when the epidemics may mature into an advanced stage. जब भी कोई भी बीमारी एक एडवांस लेवल पे आती है तो सबसे ज्यादा जो पुअर सेक्शंस के लोग हैं, गरीब सेक्शन के लोग हैं, उन्हीं को ही ज्यादा प्रभावित करती है, डोमिनेट करती है. क्योंकि डेफिनेटली उनके पास साधन भी तो कम है अपने आप को बचाने के, दवा लेने के पैसे, डोज लेने के पैसे उनके पास कम है. और पैसे वालों के पास ऑप्शन है तो वो तो कार्डियोवैस्कुलर को बचा लेंगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे. Now we may assume that persons who do physically intense work will eat traditional diets. मतलब ये कह रहे हैं कि जो लोग फिजिकल वर्कआउट करते भी हैं, इंटेंसिव काम करते हैं, मेहनत कश काम करते हैं, पर फिर भी उनका खान पान इतना गड़बड़ हो चुका है कि उनकी ऊपर अनहेल्दी फूड की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से खतरा मंडरा रहा है. और वो कह रहे हैं कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ही इसका एक साधन है जिसकी वजह से आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया के साथ साथ कई जगह, अमेरिका का डेटा भी दे रहे हैं, अमेरिका में भी सेम चीज हो रही है. It is crucial to understand that lifestyle is not something people directly choose. This really depends on structural conditions and social process. वो कह रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल है वो इंसान को चूज नहीं करता है, वो उसको समय के हिसाब से करवाती है. मतलब अगर आप अपना सोशो इकोनॉमिक लेवल बढ़ा लेंगे तो आपका खान पान भी बदलेगा. अगर आप लाइफस्टाइल बदल लेंगे, नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं तो आपका खान पान चेंज होगा. तो वो कह रहे हैं इंसान खुद चूज नहीं करता है, अपने सोशल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से इसको करना पड़ता है. उसमें क्या करें. तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो इंटरव्यूअर का आंसर कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, हाई लेवल लो लेवल इनकम के, लेकिन उन्होंने देखा दैट जो गरीब लोग हैं वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकेशन को और डोजेस को. और साथ ही साथ जो जिनके पास पैसा है वो तो कंट्रोल कर भी सकते हैं, पर ये जो लोअर लेवल का जो जो एनवायरनमेंट है, जो पॉपुलेशन है, उसके ये समस्या ज्यादा है. वो क्या कह रहे हैं, दे कुड नॉट अफोर्ड medicines, so they look for a free government medication and insulin doses, but to access that you have to make a lengthy journey. For working class people to even allocate a day to travel and spend in a hospital is tough. For women for instance have child responsibility and is almost impossible to go to hospital. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि लोअर इनकम पर्सन के लिए ये इशू है और जिसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो बढ़ करके आ रहे हैं, जिसमें जो ये एनएफएसएस का डेटा वो दिखा रहे हैं. अच्छा, आप कह रहे हैं कि वी सी दैट 17.4% ऑफ women who had completed 0 years of schooling, अब वो बीमारी को पढ़ाई से जोड़ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि 17.4% जो महिलाएं हैं जिन्होंने जो कभी स्कूल नहीं गई were either on medication to control diabetes or had a random blood sugar level had in 140. random blood sugar जो है 140 से कम होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए. तो वो कह रही हैं कि जो 17.4% जो महिलाएं हैं जो कभी स्कूल नहीं गई, ये तो दवा खा रही हैं या उनको रैंडम ब्लड शुगर 17.140 के ऊपर है. तो करस्पॉन्डिंग फिगर फॉर वुमेन हु हैव कंप्लीटेड 11 years of schooling was much lower 8.4%. जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिन्होंने 11 साल की अपनी पढ़ाई पूरी करी है उनका नंबर 8.4% है. इसका मतलब पढ़े होने से या जानकारी होने से, अवेयरनेस होने से आपकी बीमारी पे क्या फर्क पड़ता है, ये सवाल है. और ये मेंस का सवाल भी एज बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. GS1 में तो बन ही सकता है, GS3 के कुछ एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़े लिखे होने से आपकी बीमारी पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये डेटा बताता है यस, इससे फर्क पड़ता है. क्योंकि अगर आपकी नॉलेज ही नहीं है तो आप नॉलेज को एक्सप्लोर कैसे करोगे. यू मे हैव अ हाई इनकम लेवल बट इफ यू आर नॉट वेल एजुकेटेड यू आर मोर लाइकली टू गेट डिजीज. अच्छा, एजुकेशन का मतलब किताबी ज्ञान से सिर्फ नहीं होता है. हाँ, अगर शुरुआत की जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का सिस्टम हमारे यहाँ है, लेकिन यहाँ वेल एजुकेशन का मतलब है जो आपने पढ़ा हो उसको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए. यू आर मोर लाइकली टू गेट डिजीजेस. उन्होंने कहा अगर आपकी इनकम ज्यादा है पर अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं है
तो बहुत बड़े चांस है कि आपको बीमारियां पकड़ सकती हैं। इफ यू डू नॉट हैव अ हाई इनकम लेवल एंड येट यू आर नॉट वेल एजुकेटेड, देन यू आर सफरिंग इन बोथ वेज। और अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और उसके साथ साथ आपकी इनकम भी नहीं है, तो दोनों ही सूरतों में आपका नुकसान होने वाला है, आप सफर करने वाले हैं। सो ये कह रहे हैं, सो वेरी ऑफन पीपल यू नो अबाउट द डिजीज, हाउएवर इट इज अ एवरीडे कंस्ट्रेंट एंड सोशल कंस्ट्रेंट दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम द केयरिंग फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे होने से हमको काफी चीजें समझ में आती हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और साथ ही साथ हम उसको खुद पर अप्लाई भी कर सकते हैं। ये इसका इनडायरेक्ट मैसेज है। उसके साथ वो कह रहे हैं कि यूएस के रूरल अमेरिका का नंबर वो बता रहे हैं जहां पे ओबेसिटी मतलब मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत बढ़ गई, और ये पहले 70 साल पहले तक नहीं था। समय के साथ साथ डेवलपमेंट ट्रांजिशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से ये चीजें बदलते चली गई, जो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और वही चीज हमारे रूरल इंडिया में भी फैल रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। तो जब हमारा रूरल अमेरिका इफेक्टेड है, तो रूरल इंडिया तो इफेक्ट हो ही सकता है। तो हमारा खान पान और साथ साथ लाइफस्टाइल के हिसाब से हम अपनी बीमारी को टेक ओवर को ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और साथ ही साथ वेल एजुकेटेड लोगों के साथ बीमारी का परसेंटेज कम होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा डेटा है। नाउ तो इसका सलाह क्या है, इसका जो वो फीडबैक क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हेल्दियर डाइट्स विद आर अफोर्डेबल टू प्रमोट ग्रेटर लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स टू से अफोर्डेबल मतलब उनको इकोनॉमिकल लेवल से जिसको खरीद सके, इतना पैसा हो, अफोर्डेबल, प्रमोट ग्रेटर लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और इस बात का प्रमोशन होना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये आर्टिकल खत्म होता है टैगलाइन पे, यू मे हैव अ हाई इनकम लेवल बट इफ यू आर नॉट वेल एजुकेटेड यू आर मोर लाइकली टू गेट डिजीज। ये क्वेश्चन है अपने आप में, बन ही सकता है। अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो आप प्रूव कैसे करोगे? सबसे पहले आपको एनएफएचएस का डेटा देना पड़ेगा कि सर यस मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं या करती हूं कि ऐसा पॉसिबल है, और दोनों पक्ष में आपको आंसर करना पड़ेगा। याद रखिए, यूपीएससी के मेंस में जब भी आप आंसर लिखते हो आपको दोनों पक्ष लिखने चाहिए, प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने टॉपिक को स्टडी किया है और फिर अपना आंसर आप लिख रहे हैं ना। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है आज का, श्रीलंका के जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेके। हम सब जानते हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान में डेट क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जिसमें श्रीलंका में डेट क्राइसिस है। ठीक है, तो उसमें अभी हमारे जो जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ईए, मैं हमेशा इसको बोलने में गड़बड़ करती हूँ, ईए है हमारे हैं एस जयशंकर, वो श्रीलंका गए थे। उसके लिहाज से आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, हमारे आईआर को कवर करता है, जिसमें जो कहा जा रहा है कि श्रीलंका एक डेट ट्रैप में है, इंडिया उसको हेल्प कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है विद द क्राइसिस प्लेग्ड आइलैंड्स इमिनेंट डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम इन फोकस द इंटरेस्ट इन द टू बिग पावर्स। कौन सी चीज? चाइना बिग पावर है, और साथ ही साथ इंडिया को भी बिग पावर में कंसिडर करते हुए रिस्पॉन्सेज हैज ओनली ग्रोन। तो वो कह रहे हैं कि चाइना इज अ क्लोज पार्टनर ऑफ श्रीलंका एंड इट्स लार्जेस्ट बायलेटरल क्रेडिटर। जो अभी मैंने आपको कल दिखाया भी था वो चार्ट, जहां पे जो मार्केट से पैसा लेने के साथ साथ चाइना भी बहुत बड़ा क्रेडिटर है श्रीलंका के डेट में, और श्रीलंका का जो भी स्थिति है उसमें पैसा देने वाला चाइना भी एक बड़ा देश है। एट द एंड ऑफ 21 द आइलैंड ओड अबाउट $7.4 बिलियन और 19.6% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट फॉर चाइना। मतलब सोचिए, पूरे डेट में से लगभग 20% तो चाइना का ही है। फॉर श्रीलंका वॉचर्स स्पेशली दोज बेस्ड इन द वेस्ट और इंडिया, दैट्स अ चाइना डेट ट्रैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे जो पश्चिम के देश और इंडिया इसको मानता है कि श्रीलंका एक चाइना के डेट ट्रैप में है, एक जाल में है, जिसको कहते हैं वित्त जाल, हिंदी में बोलते हैं, तो उसके वित्त जाल में है, क्योंकि इतना सारा डेट तो दे के बैठा है, तो इसका मतलब उस कंट्री को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया इज श्रीलंका क्लोजेस्ट नेबर विद शेयर्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जो हम उससे हमारी ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों जुड़ी है इस देश के साथ। इंडिया आफ्टर जापान is Sri Lanka's third largest bilateral trade lender and a key development partner. जापान के बाद ये तीसरा लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर है, मतलब तीसरा। ठीक है, तो चाइना, जापान और इंडिया, एंड अ की डेवलपमेंट पार्टनर भी है। लास्ट ईयर इंडिया एक्सटेंडेड नियर $4 बिलियन टू श्रीलंका टू हेल्प मिटिगेट इट्स क्राइसिस। लास्ट ईयर हमने इनको $4 बिलियन पैसा दिया अपने लोन को या अपने क्राइसिस को कम करने के लिए। प्रायर टू द इमरजेंसी इन 22 श्रीलंका और जस्ट अंडर $1 बिलियन टू इंडिया। ठीक है, तो ठीक है, ये डेटा दे रहे, डेटा को आप देख सकते हैं, पर इसको इस लिहाज से समझिए कि जियो पॉलिटिकल टेंशन में या जियो पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म में या कॉलोनिज्म में जो शब्द यूज किए जाते हैं, इस तरह के ट्रैप क्रिएट किए जाते हैं,
जैसा कि ये आर्टिकल कह रहा है। द चाइना डेट ट्रैप नैरेटिव इज irrespectable for some, despite economists in Sri Lanka and elsewhere repeatedly debunking that theory। और ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इस बात को खारिज करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई डेट ट्रैप नहीं है। पर श्रीलंका में बी इन अ डेट ट्रैप, बट इट इज नॉट नेसेसरली चाइनीज। पर वो डेट ट्रैप में तो है, चाहे वो चाइनीज हो या ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट वो लोन की तरह श्रीलंका के सर पे है। द लार्जेस्ट चंक ऑफ श्रीलंका फॉरेन डेट इज ओन टू लार्जेस्ट वेस्टर्न यस लार्जली जो पैसा है वो पश्चिमी है। उसके साथ साथ प्राइवेट जो क्रेडिटर्स हैं, जो मार्केट से पैसा उठाया है, वो है जिसे कहते हैं सोवरेन बॉन्ड। सोवरेन बॉन्ड का मतलब होता है ऋण, ध्यान दीजिएगा। और सोवरेन मतलब अपने देश के कि एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए जो लोन आप मार्केट से उठाते हो, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसे कहते हैं सोवरेन बॉन्ड। ठीक है, अगर इसको हम और डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में बाद में। एट अ रीसेंट स्टेटमेंट बाय ग्लोबल स्कॉलर्स टू पॉइंटेड आउट, तो श्रीलंका डेट में है और चाइनीज डेट ट्रैप में है या नहीं है, पर वो डेट में तो है। और सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो पश्चिमी देशों का है, जिसमें पश्चिमी देशों के साथ साथ चाइना का 20% है, जापान का भी परसेंटेज और इंडिया भी उसको हेल्प कर रहा है। बट दैट डजंट मीन ऑफिशियल लेंडर शुड बी स्पेयर्ड पब्लिक स्क्रूटनी। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑफिशियल लेंडर्स हैं उनको पब्लिक स्क्रूटनी से हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। Whether China's loan traps Sri Lanka or not, it is a fact that a small island nation will still owes a huge sum of very powerful partner। ठीक है, तो जो पावरफुल पार्टनर है उनसे पैसा लेके आप बैठे हो, तो आपके ऊपर प्रभाव तो आएगा ही, आपके ऊपर प्रेशर तो आएगा ही, ये कह रहे हैं। The terms of any of these loans, be it from China, India, private lenders or big FDIs, merit close attention। और इसको ध्यान से समझना जरूरी है, किसी देश की एग्जिस्टेंस में और किसी देश को डिमोलिशन में, मैं इकोनॉमिकली या जियोपॉलिटिकली कह रही हूँ, पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो कि बड़ा प्रेशर क्रिएट भी हो रहा है, क्योंकि अभी वो आईएमएफ से बेल आउट ले चुका है। और आईएमएफ के बेल आउट के साथ साथ अगर आप उसकी शर्तों को अपनाएंगे तो ही आईएमएफ का बेल आउट आपको मिलता है। और साथ ही साथ अगर कोई देश आपको कोई अमाउंट दे रहा है, तो वो अपने डेट, अभी तो बात हो रही डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही, मतलब जो लोन है वो तो दे नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल देती हूँ कि उन्होंने कहा आपके ऊपर सपोज करिए 1 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि ये 9% के हिसाब से आपको दिया गया था, अब वो कह रहे हैं मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो आप मैं क्या 7.5% करेंगे? इसको कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब जो उसका स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर देना, कुछ पैसा कम कर देना, कुछ इंटरेस्ट कम कर देना, कुछ टाइम फ्रेम कम कर देना। कि उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए आप हमको 10 साल में दीजिएगा, तो उन्होंने कहा नहीं सर 10 साल में तो नहीं, मैं आपको क्या 12 साल में दे दूं। तो इस तरह का स्ट्रक्चरिंग को चेंज करने की बात अभी श्रीलंका में चल रही है। इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया ने आईएमएफ को लेटर भी लिख दिया है कि ठीक है हम जो है बैकअप करेंगे श्रीलंका का, पर इंडिया का पैसा भी उसके अंदर फंसा हुआ है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी है, साथ ही साथ एक मित्र देश की सहायता करने वाली बात भी है। ठीक है, सो वी आर वर्किंग आउट ऑन द कॉन्टोर्स ऑफ द एग्रीमेंट, ये बात मतलब अभी चल रही है। Interestingly, the reductive India-China's lens from framing Sri Lanka's economic realities leaves little room for Japan। जापान के लिए कम जगह है, क्योंकि चाइना और इंडिया ज्यादा पिक्चर में है। वन श्रीलंका टॉप डोनर एंड करेंटली सेकेंड लार्जेस्ट ऑफिशियल लेंडर, तो जापान का भी बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपको याद हो कि पर्ल स्ट्रिंग्स का नाम हमेशा आता था, पर्ल कुछ सालों पहले एक सवाल पूछा गया था कि चाइना श्रीलंका में एक पत्तन बना रहा है, जिसकी वजह से वो श्रीलंका के इंडिया के आसपास एक पर्ल स्ट्रिंग्स का क्रिएशन कर रहा है। पर्ल स्ट्रिंग का मतलब होता है उसको आगे हर तरह से घेरना, अलग अलग देशों में पत्तन बना के या पैसा मुहैया करा के आप कर क्या रहे हो, मतलब हमारे लिए आप एक घेरा बना रहे हो कि इंडिया को घेरे, आसपास के देशों को सपोर्ट दो और इंडिया को घेरो। तो वो पर्ल स्ट्रिंग की जो थ्योरी थी वो इसी पे थी, जिसमें कहा जा रहा है कि श्रीलंका जो है चाइना के डेट ट्रैप में है। ठीक है, तो इसी को आप रेफर कर सकते हैं, मेन से क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें समझने वाली बात क्या है, ये तो इशू है ही, साथ ही साथ ये जो आर्टिकल मीरा श्रीनिवासन ने लिखा है वो कह रही हैं कि श्रीलंका में के जाफना डिस्ट्रिक्ट में सी क्यूकम्बर की एक फार्मिंग होती है, जिसको पानी में उगाया जाता है, और वो भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट से होता है। ध्यान दीजिएगा,
कि जो श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सी क्यूकम्बर की फार्मिंग होती है जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है। अब वो लोग परेशान है कि जब ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है हो रखा है और श्रीलंका पे नहीं कर पा रहा, तो उनका उनका जो मरीन इकोसिस्टम है वो तो खराब होगा ही। और ध्यान दीजिएगा, ये सी क्यूकम्बर उगाने का जो पैसा लगाया गया वो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, जिससे वहां की मरीन लाइफ भी खराब होती है। डैमेज टू द लोकल मरीन सिस्टम, तो इसी पैसा लगाया गया था कि श्रीलंका में उगाओ, और श्रीलंका में चाइना ने पैसा लगाया। तो वहां के जो ये मिस्टर अनलिंगम है ये कह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है, जिंदगियां हैं, वो तो बर्बाद होंगी ही होंगी, और मरीन इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है क्योंकि सारा पैसा चाइना का लगा है, उसने विड्रॉ अगर कर लिया तो क्या होगा। ये मतलब उनका आपस में एक डिस्कशन हुआ था इस व्यक्ति के साथ, वो लिख रहे हैं यहाँ पे, लिख रही है मीरा श्रीनिवासन कि तो इससे हमें पता क्या चलता है कि सी क्यूकम्बर क्या चीज है, ये प्री पूछा जा सकता है। सी क्यूकम्बर को आप देख लीजिए कहाँ कहाँ उगता है, और आईआर के पर्पज से अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कोई देश करता है तो देखिए उनके मरीन इकोसिस्टम को आप खराब कर रहे हो। देखो लाइन यहाँ लिखी भी हुई है, फिशर folk have been barred access to part of these their coastline, उस कोस्ट लाइन को एक्सेस करने के लिए उनको रोक दिया गया है। क्यों? एंड द अग्रेसिव सी क्यूकम्बर कल्टीवेशन इज बाउंड टू डैमेज द लोकल मरीन सिस्टम, और उनको अभी फिलहाल के लिए रोका गया है। और लेकिन इसका नुकसान क्या है कि सी क्यूकम्बर की कल्टीवेशन से जो मरीन इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचता है। He worries his problem is not that the project is Chinese, but that is dangerous to their environment and livelihood. वो ये कह रहा है कि इससे डर नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन इनकी जिंदगियों को क्या होगा, साथ ही साथ जो पर्यावरण को डेंजर है उसका भी उनको ख्याल आ रहा है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप कि ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगा तो गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक, और आपसे मैं मिलूंगी डेली न्यूज एनालिसिस में थोड़ी देर के बाद। तब तक तैयारी करते रहिए।